ड्रामा के शुरुआत में हम जिया को देखते हैं जो बहुत ही खामोशी के साथ में अपने डैड की बातें सुन रही होती है। जिया के भाई की एक वीडियो पूरी जगह फैल चुकी होती है जिसमें वह लड़कियों के साथ था, जिससे पत्रकारों को यह मसाला मिल गया होता है कि वे उनके परिवार के बारे में जितनी भी उल्टी सीधी खबर है वो छाप सके। इससे उनके परिवार की बहुत ही ज्यादा बदनामी हो रही थी। जिया कहती है, डैड आप फिक्र मत कीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही अपने बंदे भेज दिए हैं। हाँ ठीक है, जल्दी से इसे निपटाओ। अगर तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नाकाम रही तो अपनी शक्ल घर में मत दिखाना। इतनी धमकी देकर जिया के डैड कॉल रख देते हैं। जिया को न चाहते हुए भी ये सब मानना पड़ता है, अपने भाइयों के द्वारा खड़ी किए गए प्रॉब्लम से निपटना पड़ता है। जिया ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जहाँ पर लड़कियों की जगह लड़कों को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। लेकिन फिर भी जिया मजबूत इरादे वाली लड़की थी। वो एक लेडी बॉस थी जो हर परिस्थिति से निपटना जानती है। इसके बाद असिस्टेंट वहां पर आ जाता है जो बताता है कि इन रिपोर्टर्स के पीछे मिस्टर हान का हाथ है। मिस्टर हान का नाम जानकर जिया असिस्टेंट को एक कार देती है और कहती है, जाओ इसे मिस्टर हान की वाइफ को दे देना और उन्हें अच्छे से समझा देना कि वो अपने हस्बैंड को संभाल के रखे। अगर उन्हें और पैसे की जरूरत हुई तो वो मुझे बताए। असिस्टेंट वहां से चला जाता है। फिर जिया अकेले उस शांत वातावरण में सोचने लगती है, कितना अजीब है, ये मेरे भाई हर बार प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं और इन सब से निपटना मुझे ही पड़ता है। यहाँ पर जिया के बॉडीगार्ड की डेथ भी हो गई थी। ओह, कितना बैड लक है। मुझे जल्दी से जल्दी फैमिली हेड बनना होगा, तभी मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। जिया खुद से ही कहने लगती है और यही सब सोचते हुए वह स्मोकिंग करने लग जाती है। तभी उसे वहां पर किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जब वो पलट के देखती है तो वो देखती है वहां पर निक्की नाम की एक लड़की है जो अपने बॉडीगार्ड पर चिल्ला रही होती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम हर बार मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो? क्या हुआ अगर मैं यहाँ किसी के साथ डिनर पर आ गई? निक्की कहती है। इस पर बॉडीगार्ड जवाब देता है, मिस नी, मैं बस आपकी सेफ्टी की केयर कर रहा हूँ। निक्की उसके मुंह में गुस्से में ड्रिंक फेंक देती है। जिया उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगती है, फिर वो पहचान जाती है, ये तो स्पेशल फोर्स का एक्स ऑफिसर जिंग है। जिया सोचने लगती है कि आखिर उसकी क्या मजबूरी होगी जो ऐसे बॉडीगार्ड बनकर इतनी बेइज्जती सहन कर रहा है। जिया ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थी। तभी निकी जिंग को धमकी देती है, क्या तुम्हें ये डर नहीं कि मैं अपनी मॉम से कहकर तुम्हें फायर करवा दूंगी? तभी वहां पर जिया पहुंच जाती है और वो क्लैपिंग करने लगती है और उसे मजाकिया अंदाज में बातें सुनाने लगती है। इस पर निकी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, तुम्हारी शादी लू से होने जा रही है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे सामने आकर शो ऑफ करो। इस पर जिया कहती है, पीछे आ रही, अब तुम्हारी क्रश की शादी मुझसे होने वाली है, लेकिन तुम चुपचाप खड़ी खड़ी देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। वैसे अगर तुम्हें यह बॉडीगार्ड नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, इसे मैं अपने पास रख लेती हूँ। इस पर निकी कहती है, भला मैं तुम्हें अपनी चीजें क्यों देने लगूं? जिया कहती है, अब तुम्हारा क्रश मुझे मिलने वाला है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो, तो फिर एक बॉडीगार्ड देने में भला क्या बुराई है? यह सुनकर निकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो जिया पर हाथ उठाने लगती है, जिसे जिंग रोक देता है। वह कहता है कि उसे घर चलना चाहिए, अगर उसकी मॉम को पता चलेगा तो वो गुस्सा करने लगेगी। यहाँ पर जिया फिर से मजाक उड़ाने लगती है, हाँ हाँ जाओ जाओ घर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी मॉम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। निक्की गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद जिया जानबूझकर अपना लाइटर गिरा देती है और जिंग से कहती है, हैंडसम बॉय, क्या इसे उठाने में मेरी मदद करोगे? जिंग जैसे ही लाइटर उठा के देता है, जिया उसे लाइटर जलाने के लिए इशारा करती है। जिंग लाइटर जला देता है। जिया सिगरेट की एक कस लेती है और धुआं जिंग के ऊपर उड़ाने लगती है। जिंग अपने हाथों से सिगरेट के धुएं को हटाने लग जाता है। जिया उसे अपना कार्ड देते हुए ऑफर करती है कि तुम मेरा बॉडीगार्ड बन जाओ, बदले में मैं तुम्हें 10 मिलियन की सैलरी दूंगी और यह जॉब 24 आवर्स की होगी। फिर वो उसके थोड़ी सी करीब जाती है और कहती है, तो अब बताओ तुम्हें यह ऑफर कैसा लगा? इस पर जिंग कहता है, मिस जिया, पहली बात, मेरी लाइफ इतने वर्थ की नहीं है कि आप मुझे इतने पैसे ऑफर करो, और दूसरी बात, मैं मिसनी का काम नहीं छोड़ सकता। हाँ वो थोड़ी सी गुस्सैल है लेकिन दिल की अच्छी है। इतना बोलकर वह जिया का कार्ड वापस देने लगता है। जिया कहती है, जो चीज मैं एक बार दे देती हूँ उसे वापस नहीं लेती हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर यकीन है कि तुम मेरे पास लौटकर वापस आओगे। इतना बोलकर जिया वहां से जाने लगती है। जिंग कहता है, आप तो अपना राइटर भूल रही हो।
जिया एक मुस्कान देते हुए अपने स्टाइल में वहां से चली जाती है। दूसरे दिन जिया जब ऑफिस में होती है तो उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। वो वो बताता है, बॉस आपके भाई ने एक्सीडेंट कर दिया है, जिससे उसके पैरों में चोट लग गई है और जिस लड़की के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ है वो हॉस्पिटल में आईसीयू में है। मैडम डर रही है कि यह बात आपके डैड को पता न चल जाए, इसलिए उन्होंने इस बारे में बात करने के लिए आपको जल्दी से हॉस्पिटल बुलाया है। जिया तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि उसका भाई तो लेटकर मजे कर रहा होता है। तभी जिया की माँ जिया को डांटने लग जाती है, तुम जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उस लड़की को कुछ पैसे दिलवा दो जिससे ये खबर तुम्हारे डैड तक न पहुंचे। इस पर जिया हंसती है। उसकी माँ को तो अपने बेटे के किए पर पछतावा ही नहीं है, बल्कि वो ऊपर से जिया को डांट रही होती है। जिया कहती है, डैड को तो इस बारे में पहले ही पता चल गया है, और रही बात इस प्रॉब्लम की, तो मैंने पहले ही बात करने के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं। जिया का भाई उस पर चिल्लाता है, आखिर तुम फैमिली इंचार्ज हो ना, तो जाओ तुम खुद जाकर उस लड़की से बात करो और पैसे देकर उसका मुंह बंद कराओ। तभी वहां पर असिस्टेंट आ जाता है। वो जिया को बाहर बुलाता है। जिया बाहर आती है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। जिया कहती है कि हम उस लड़की की जरूर हेल्प करेंगे, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारे ही परिवार की बदनामी होगी। वह उस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगती है। असिस्टेंट उसे फाइल दे देता है। जिया जब फाइल पढ़ती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि जिंग उस लड़की का भाई था। वो कहने लगती है, जो रेस्क्यू में इतना परफेक्ट है, आखिर वो क्यों एक बॉडीगार्ड बन के रह रहा है। असिस्टेंट उसे बताता है, बॉस हमें यह नहीं पता चला कि मिस्टर जिंग रिटायर्ड क्यों हुए हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि उनके बारे में यह अफवाह फैली है कि उनके डैड ने क्राइम किया था, इस वजह से उन्हें निकाल दिया गया। जिया जिंग के बारे में दिलचस्पी लेने लगती है। वो कहती है, जिंग से मिलने मैं खुद जाऊंगी। आगे हम देखते हैं बेचारा जिंग जो अपनी बहन की हालत में सोच सोचकर रो रहा था। वहां पर जिया आ जाती है। वो कहती है, हम लोग फिर से मिल गए। जिया उससे कांटेक्ट देते हुए ऑफर करती है, अगर वो अपना मुंह बंद रखेगा तो वे लोग उसकी बहन का इलाज करवा देंगे और उसके हार्ट ट्रांसप्लांट में भी हेल्प करेंगे। लेकिन जिंग साफ साफ मना कर देता है और जिया को वहां से जाने बोलता है। जिया जिंग के बहुत ही पास आ जाती है और कहती है, मैंने पहले ही तुम्हारी बहन की मेडिकल फीस जमा कर दिया है, तो अब बताओ तुम यह सारे पैसे मुझे कैसे वापस करोगे। जिंग कहता है कि मैं कैसे भी करके ये सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। जिया कहती है, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर लूंगी, लेकिन तुम्हारी बहन का क्या, वो तो इंतजार नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी जिंग मना कर देता है और उसे बाहर जाने बोलता है। जिया गुस्से में वहां से चली जाती है। असिस्टेंट जिया से कहता है, बॉस आपने इतना अच्छा ऑफर दिया था, फिर भी ये मना कर रहा है। अगर उस लड़की को होश आ गया और उसने सब सच बता दिया तो फैमिली की बदनामी होगी। जिया असिस्टेंट से कहती है कि वो कुछ दिन बाद फिर से हॉस्पिटल में कॉल करे, ताकि वो लोग जिंक को फीस जमा करने के लिए फोर्स करे, जिससे उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे और उसे थक हार कर मेरे पास ही आना पड़े। असिस्टेंट जिया से पूछता है, बॉस आपके जिंक में इतनी दिलचस्पी क्यों है। जिया बताती है, वो इतना हैंडसम है तो उसे मेरा ही बॉडीगार्ड बनना चाहिए। असिस्टेंट जिया को बताता है, जो रिपोर्टर्स उनकी फैमिली के बारे में गलत खबर छाप रहे थे उसमें उसके फियांसे के भाई का हाथ है। जिया कहती है, इतना बड़ा धोखा, मेरे फियांसे के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं उसके भाई के बारे में बात करूंगी। असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर लू तो अभी कंट्री में नहीं है, वे विदेश गए हैं। इस पर जिया कहती है, ठीक है, जैसे ही वो वापस आए तो मुझे इस बारे में बताना। असिस्टेंट वहां से चला जाता है। जिया घड़ी देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है, जिंग मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। आगे के सीन में हम देखते हैं जिया अपने ऑफिस में होती है। तभी जिंग वहां उससे मिलने पहुंच जाता है। वह कहता है, आपने मुझे ऑफर दिया था ना कि आप मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती है, क्या यह ऑफर अभी भी है। जिया पूछती है, तुमने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गए। जिंग बताता है कि उसके पास समय नहीं था, इसलिए वो उसके बंदों को निपटाकर यहाँ पर पहुंच गया। वो जिया से इसके लिए माफी भी मांगता है। जिया ये देखकर इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है,
सच में तुम्हें मानना पड़ेगा, मुझ तक पहुंचने के लिए तुमने बहुत सारे लोगों को निपटा दिया। फिर वो सोफे में बैठ जाती है और जिंग से कहती है, क्यों ना हम बैठकर बातें करें। इस पर जिंग उससे थोड़ा दूर बैठ जाता है। ये देखकर जिया कहती है, तुम तो ऐसे दूर बैठे हो जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इस जॉब के लिए सीरियस ही नहीं हो। फिर वो सोफे पर हाथ रखती है और कहती है, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। जिंग उसके थोड़ा पास जाकर बैठता है और पूछता है, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिया कहती है, मैं तुम्हें साल का 5 मिलियन दूंगी और तुम्हें मुझे 24 घंटे प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन इन 5 सालों में तुम खुद से रिजाइन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, मैं तुम्हें अपने मर्जी से निकाल सकती हूँ। जिंग शॉक हो जाता है। वह कहता है, लेकिन आपने तो 10 मिलियन कहा था। इस पर जिया कहती है, लगता है तुम भूल गए हो। तुमने मुझे पूरे 3 दिन का वेट करवाया है और उससे पहले तुम मुझे रिजेक्ट भी कर रहे थे। फिर जिंग कहता है, लेकिन ये 5 साल का ऑफर क्यों रख रही हो और मैं बीच में जॉब क्यों नहीं छोड़ सकता। जिया कहती है, क्योंकि मैं सब पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करती। ये 5 साल तुम्हारा टेस्ट पीरियड होगा। फिर वह मन में सोचती है, तब तक मैं फैमिली हेड बन जाऊंगी, जिसके बाद मेरी जान का इतना ज्यादा खतरा नहीं होगा। जिंग कहता है कि इस ऑफर के बारे में मैं थोड़ा सोचूंगा फिर जवाब दूंगा। ऐसा कहकर वो जाने वाला था। जिया कहती है, सोचो, आराम से सोचो, लेकिन तुम्हारी बहन के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा। मुझे हॉस्पिटल से पता चला है कि तुम्हारी बहन को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है और तुम पिछले जॉब से निकाले भी जा चुके हो। तो फिर अपनी बहन की फीस का इंतजाम कैसे करोगे। तो इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी बहन को बचा सकती हूँ, लेकिन ये मैं सिर्फ एक ही शर्त पर करूंगी। जिंग पूछता है कि वो शर्त क्या है। जिया कहती है, तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा। जिंग कहता है, लेकिन आपके पास तो पहले से ही फियांसी है। इस पर जिया बताती है, वो तो बस मेरे डैड ने ये फिक्स किया है, जो बिजनेस मैरिज के अलावा कुछ भी नहीं है। और वो जो मेरा फियांसिलू है, उसके तो पहले से ही कितने सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। जिंग कहता है, अगर तुम मेरी बहन को नहीं बचा पाई तो। जिया उसके मुंह पे उंगली रख देती है और उसे चुप कराती है और वो कहती है, ऐसा नहीं होगा। जो चीज मैं करना चाहती हूँ उसे मैं हर हाल में पूरा करके रहती हूँ। जिंग जिया का ऑफर एक्सेप्ट कर उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए मान जाता है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिया उसका बैच ले लेती है। जिंग उसे ऐसा करने से मना करता है। जिया समझ जाती है कि ये जिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कहती है, मैं इसे अपने पास रखूंगी। मुझे डर है कि तुम कहीं भाग ना जाओ। तभी असिस्टेंट वहां पर आ जाता है और जिया को बताता है कि आज उसे 7 बजे पार्टी के लिए जाना है। तो जिया जिंग से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। इसके बाद जिया और जिंग पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां जिया कुछ लोगों को अपने बारे में बातें करती सुन लेती है। वो लोग वहां जिया के पीठ पीछे बातें कर रहे होते हैं कि वो एक लड़की है, इसलिए उसे फैमिली का हेड नहीं बनाया जाएगा। जिया उन लोगों पर चिल्लाती है। वो कहती है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरी फैमिली पार्टी में आकर मेरे ही बारे में ऐसे बातें करने की। इस पर वो लोग डर जाते हैं। जिया उनसे कहती है, तुम लोग चुपचाप खुद यहाँ से जाओगे या फिर मैं किसी को बुलाऊं जो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाले। वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी एक लड़की बहाने से जिया के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। जिया सोचती है, ऐसे चला किया, मैं इनसे बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। जिया जिनको अपने साथ लेकर जाती है। यहाँ जिया एक्स्ट्रा डिश लेकर आई होती है, जिसे देखकर जिन पूछता है, क्या तुम हर चीज का प्लान बी भी रखती हो। जिया कहती है, मैं सिर्फ प्लान बी ही नहीं बल्कि प्लान सी और डी भी रखती हूँ। वह आगे कहती है, मेरे डैड ने मुझे सिखाया है कि हमेशा एक ही रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, नहीं तो फिर आखिरी में तुम्हें अंधेरा ही मिलेगा और तुम खुद ही उसमें फंस जाओगे। इसके बाद जिंग उसकी सूझ उतारने में हेल्प करता है और वो जिया को दीवार से सटा देता है और उसके पास जाकर पूछता है कि मेरी बहन को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, क्या तुम्हें इसके बारे में शुरू से ही पता था। जिया उसे टच करती है और कहती है, मेरे पास आकर क्या तुम्हें यही जानना था। और इसका जवाब वो हाँ में देती है। जिंग कहते हैं, यानी तुम्हें शुरू से पता था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, यानी ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग थी। जिया कहती है, ऑफ कोर्स, मुझे तुम्हें शुरू से ही दिलचस्पी थी और मुझे पता था कि मैं जीत के रहूंगी। ऐसा बोलकर जिया अपना ड्रेस चेंज करने जाती है।
बाद में जिया जिंग को अपनी डेस्क की जीप बंद करने के लिए बुलाती है। जिंग अंदर आता है और जीप बंद करने में उसकी हेल्प करता है। जिंग वहां पर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा था। उसे अजीब सा लग रहा था। जिया कहती है कि आखिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो, और वो उसे टच करने लगती है और कहती है इतना नर्वस मत हो, और वो उसे छूने लगती है, जिससे जिंग और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। जिया उसे ऐसे ही देखकर मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। जिनको यहाँ पर गर्मी का एहसास हो रहा था, वह अपने टाई ठीक करता है। फिर हम आगे के सीन में पहुंच जाते हैं, जहां जिया अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। उसके साथ ही वह यह नोटिस कर रही होती है कि उसके डैड कैसे अब उसके दूसरे भाई को बहुत ही ज्यादा भाव दे रहे होते हैं। जिया यहाँ पर समझ जाती है कि उसके भाई के आगे वो उसे फैमिली का हेड बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। फिर जिया अपने असिस्टेंट को इशारा करती है और असिस्टेंट इशारा समझकर वहां से चला जाता है। जिसके तुरंत बाद सभी लोग देखते हैं कि उसके भाई के बारे में न्यूज़ फैल गई होती है कि उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, और उसकी किस वाली फोटो भी सभी लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पर जिया के डैड को तो अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसे अपनी स्टडी रूम में तुरंत चलने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर जिंग सब समझ जाता है कि यह सब जिया का काम है। सब तमाशा देखने के बाद में सभी लोग पार्टी छोड़कर जाने लगते हैं। जिया भी वहां से जा रही होती है। तभी जिया का भाई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे चिल्लाकर पूछता है, इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? तभी वहां पर जिंग जल्दी से आकर उसका हाथ रोक देता है। वह कहता है तुम मिस जिया को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। जिया का भाई पूछता है तुम कौन हो? जिंग बताता है कि मैं मिस जिया का बॉडीगार्ड हूँ, और वो जिया के भाई का हाथ मोड़ देता है। वहां पर जिया की सौतेली में आ जाती है, जिसके समझाने पर जिया जिंग से कहती है कि वो उसे छोड़ दे। वो उसके भाई को छोड़ देता है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वो लोग जैसे ही कार में आकर बैठते हैं, जिया को अजीब सा फील होने लगता है। इसे देखकर असिस्टेंट पूछता है, बॉस आखिर आपको हुआ क्या है? लगता है आपको पीनट से एलर्जी हो गई है। जिया कहती है लेकिन मैंने तो पीनट वाली कोई डिश खाई ही नहीं। यहाँ पर जिंग समझ जाता है जरूर किसी ने जानबूझकर तुम्हारे खाने के डिश में पीनट मिला दिया। जिया समझ जाती है जरूर इसके पीछे उसके भाई का ही हाथ होगा। जिया अपने आप को खुजलाने लगती है। जिंग जिया का हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है तुम्हारे नेल्स बहुत बड़े हैं, ऐसा मत करो नहीं तो खरोच आ जाएगी। इस पर जिया कहती है ठीक है, तो फिर तुम ही मेरी मदद कर दो। जिंग मान जाता है और उसे रब करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर वह फिर से नर्वस होने लग जाता है। जिया जल्दी से उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और उसे छेड़ने लगती है। लेकिन जिंग गुस्सा हो जाता है और उसे अपने ऊपर से हटने बोलता है। इस पर जिया कहती है अरे मैं तुम्हें ओवर टाइम पे कर दूंगी ना। फिर भी वो नहीं मानता और उसे हटने के लिए बोलता है। जिया हट जाती है। इसके बाद में जिया हॉस्पिटल आ जाती है और अपने असिस्टेंट से कॉल कर पूछती है इन्वेस्टिगेशन का क्या पता चला। असिस्टेंट कहता है बॉस जैसा आपने सोचा था वैसा ही है। जिया कहती है वो अकाउंट बुक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे कैसे भी करके ढूंढ के लाना ही होगा। तो तुम इसकी तैयारी करो और पूरी गैंग को बता दो कि मैं कल ही थाईलैंड जाऊंगी। इतने में जिंग वहां पर आ जाता है। वह जिया को बताता है डॉक्टर ने यह दो मेडिसिन आपको देने के लिए बोला है। एक आपको इंजेक्शन के जरिए लेना है और एक अपने ऊपर लगाना है। और वो जाने लगता है। जिया उसे रोकती है और अपना हाथ दिखाती है। वो कहती है मैं खुद नहीं लगा पाऊंगी, तो तुम ही मेरी मदद कर दो। इस पर जिन को मानना ही पड़ता है और वो जिया को मेडिसिन लगाने लगता है। यहाँ पर वो फिर से नर्वस हो रहा था। जिया उसे नर्वस देखती है और जिन को फिर से छेड़ने लगती है। इस पर जिंग गुस्सा हो जाता है। वह जिया से कहता है याद रखो हमारे बीच सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय वाला रिश्ता है। मैं मानता हूँ तुम्हारे फियांसे के साथ तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसी चीटिंग वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। जिंग को इतने गुस्से में देखकर जिया मान जाती है। वह कहती है ठीक है जाने दो, अब मैं तुम्हें और टिश नहीं करूंगी। इसके बाद जिंग जिया से पूछता है वैसे तुम्हारे भाई की वो न्यूज़ जो आज लीक हुई है उसे तुम ही ने किया है ना? जिया कहती है हाँ मैंने ही किया है। जिंग कहता है लेकिन तुम्हारा तो उसके साथ कोई पंगा नहीं है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर जिया कहती है अगर मैं अभी ऐसा नहीं करती
और अगर बाद में किसी पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड वाली लड़की से उसकी शादी हो जाती तो फिर मैं उसे कभी भी नहीं हरा पाती और डैड उसे ही फैमिली का हेड बनाते। जिन कहता है तुम्हें हर कदम पर कितनी चालाकियां करना पड़ता है, क्या तुम थक नहीं जाती? इस पर जिया कहती है, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? वह आगे कहती है, तुम मेरी फैमिली में पैदा नहीं हुए हो ना, तो तुम नहीं समझ पाओगे। फिर वो उसे थाईलैंड ट्रिप के बारे में बताती है। तो जिंगू से कहता है, अभी तुम्हें एलर्जी हुई थी, तुम ठीक भी नहीं हो, तो तुम बिजनेस ट्रिप में कैसे जाओगी? जिया कहती है, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। फिर वह मन में सोचती है, मुझे फैमिली की हेड पोजीशन में बैठना है और मैंने अभी तक उस धोखेबाज को सबक नहीं सिखाया जिसने अकाउंट बुक चुराया है। उसे सबक सिखाना होगा, तभी तो सभी लोग मुझे धोखा देने से पहले 100 बार सोचेंगे। फिर आगे के साथ में हम जिया को देखते हैं जो असिस्टेंट और जिनके साथ एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है। वहां पर वो अपने काम में बिजी होती है। तभी उसके फियांसे लू का कॉल आता है। जिया अपने फियांसे से बात करने लगती है और कहने लगती है, तुम्हें पता चल गया होगा तुम्हारे भाई के बारे में कि कैसे उसने तुम्हें धोखा दिया। तो लू कहता है, हाँ मुझे पता चल गया है और तुम फिक्र मत करो, मैंने सब हैंडल कर लिया है। इसके लिए जिया उसे थैंक यू बोलती है। इस पर लू कहता है, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। इसके बाद वो फोन रख देते हैं। जिंग उन लोगों की बातें सुनते हुए सोचने लगता है, जब ये लोग हस्बैंड वाइफ वाली बातें कर रहे हैं तो फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। कॉल कट करने के बाद में जिया जिंग से पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम जेलस हो रहे हो? इस पर जिंग कहता है, मैं तो बस एक बॉडीगार्ड हूँ और मेरा यह काम नहीं है कि मैं अपने बॉस की बातें सुनूं और जेलस हूँ। उसके बाद जिया उसे एक बॉक्स देती है और कहती है, यह तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिंग जब उसे खोलकर देखता है तो उसमें बंदूक रखा होता है। तो वो पूछने लगता है, हम लोग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, तो फिर इसका क्या काम? जिया कहती है, रख लो, बाद में तुम्हारे काम आएगा। फिर इसके बाद वो लोग थाईलैंड के क्लब के बॉस से मिलने जाते हैं। जिया उससे कहने लगती है, तुम मेरे एम्प्लॉय को कब और कैसे छोड़ोगे? तो वो बॉस कहता है, इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जिया गन निकाल लेती है और उस बॉस के ऊपर तान देती है। लेकिन जिया उसके ऊपर गोली नहीं चलाती, बल्कि उसके साथ गेम खेलने लग जाती है, गन वाली गेम जिसमें सिर्फ एक ही बुलेट रहता है और उसे एक दूसरे के ऊपर खुद को शूट करना रहता है। जिया की तरफ से जिंग खुद को शूट करता है और जिया बॉस को शूट करता है। ऐसा गेम चलते रहता है और लास्ट में वो बॉस हार जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने बातों से पलट जाता है और एम्प्लॉय को देने से मना करता है। लेकिन इस बार जिया सच में गन तान देती है, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है, ठीक है, मैं उस एम्प्लॉय को अभी बुलवाता हूँ। एम्प्लॉय को वहाँ ला लिया जाता है। वो कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ, लेकिन मेरे वो सामान मुझे कब तक मिलेंगे? तो जिया कहती है कि कल तक मिल जाएंगे। उसके बाद वो लोग एम्प्लॉय को वहाँ से ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो एम्प्लॉय जिया से बंधी होती है और जिया वहीं पास खड़ी होती है और वो उससे कहती है कि मुझे सच बताओ, वो कौन बुक तुमने किसके कहने पर चुराई है और वो कहाँ पर है? शुरू में तो वो लड़की बात को घुमाने लगती है। वह कहती है, मैंने गलती से उसे घुमा दिया। इससे जिया का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस लड़की के ऊपर बंदूक तान देती है और कहती है, लगता है तुम्हें जल्दी ऊपर जाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। जिससे वह लड़की डर जाती है और सब सच सच बता देती है कि अकाउंट बुक उसके भाई ने चुराने के लिए कहा था और वह अकाउंट बुक उसी के पास ही है। जिया उस लड़की के ऊपर गन रख देती है और कहती है, आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तो तुम्हारे साथ अच्छे से रहती थी। और वो आगे कहती है, जो मुझसे झूठ बोलता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। तुमने तो मुझे धोखा दिया है, तुम्हारा और भी बुरा हाल होगा। और वो उसे वहीं पर बंधा छोड़कर बाहर निकल जाती है। वो लड़की जिया को चिल्लाती रह जाती है। जिया बाहर आकर जिंग की टाई खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगती है। जिंग उसे रोकता है और कहता है, यह टाई है, कोई बेल्ट नहीं है। इस पर जिया कहती है, ओह, तो तुम मुझसे गुस्सा हो गए, लेकिन अभी तुमने सुना होगा, जो मुझे धोखा देता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। इस पर जिंग कहता है,
लेकिन मैं तो अभी इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं तुम्हें धोखा दे सकूँ। तो जिया कहती है, अच्छी बात है। और वो आगे जाने लगती है। जिंग उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो जिया कहती है, टेरेस पे जा रही हूँ, कूदने के लिए। ये सुनकर जिंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। ये देखकर जिया हंसती है और कहती है, ओह, तुमने सच में यकीन कर लिया। अरे, मैं थक गई हूँ, तो टेरेस पर जाकर आराम करना चाहती हूँ और तुम भी मेरे साथ चलोगे, ठीक है? और वो उसका हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर ले जाने लगती है। जिया और जिंग दोनों टेरेस पर होते हैं। जिंग उसे देखने लगता है और कहता है, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा ना, जिन पर तुम भरोसा करती हो उन्हीं ने तुम्हें धोखा दिया। इस पर जिया उससे बताने लगती है, क्या तुम्हें पता है मुझसे सबसे पहली बार झूठ कब बोला गया था और किसने बोला था? वो आगे कहती है, जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे पार्क लेके जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे धोखा दे दिया और वो मुझे अपने साथ बॉक्सिंग मैच दिखाने लेकर गए थे। मैं उनका मैच देख रही थी, जहाँ पर उनका झगड़ा और उनके ऊपर खून देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। मैं रोने लगी। मैं अपने डैड से बोल रही थी, डैड प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। इस पर मेरे डैड ने कहा कि मैं बहुत ही वीक हूँ और उन्होंने मुझे खुद से ही दूर कर दिया और तभी से ही मुझे यह सब कुछ सहन करना पड़ता है और मेरे डैड मुझे फैमिली का हेड बनाना ही नहीं चाहते हैं। ये सुनकर जिंग कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम इन सब चीज़ों को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती हो? इस पर जिया उसे बताने लगती है, परिवारों के बीच की ये जो राजनीति होती है ना, इसमें फीलिंग की जगह पर प्रॉफिट को देखा जाता है और अगर कोई इस रेस से बाहर निकलना चाहे तो उसका एंड अच्छा नहीं होगा। तो चाहे यह मुझे पसंद हो या फिर ना हो, मुझे यह फाइट करनी ही पड़ेगी। इसके बाद जिंग पूछता है, लेकिन तुम्हारे भाई को तो फैमिली हेड बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है ना, तो उसने ये अकाउंट बुक क्यों चुराया होगा? इस पर जिया कहती हैं, वो सिर्फ नाटक कर रहा है, डैड के सामने फुल बनने का प्रिटेंड करते हुए कि उसे फैमिली हेड में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो मुझे हराना चाहता है और मुझसे ये पोजीशन छीनना चाहता है। इस पर जिंग कहता है, यानी तुम्हें उसके बारे में सब पहले से ही पता था? तो जिया कहती है, हाँ, बिल्कुल। वो इतनी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसने एक मिस्टेक कर दिया और मुझे पता चल ही गया। इसके बाद जिया जिंग के ऊपर बैठ जाती है। तो जिंग कहता है, तुम यहाँ क्यों नहीं बैठ जाती हो? तो वो कहती है, कोई भी चीज़ तुमसे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। फिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं, इतना नज़दीक कि वो दोनों किस करने वाले होते हैं कि तभी इतने में उन्हें असिस्टेंट के आने की आवाज़ आती है। तो वो दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं। जिया सोचने लगती है, आज तो मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई, मैंने तो हद ही पार कर दी थी। तभी असिस्टेंट जिया से पूछने लगता है, बॉस आपने उस क्लब वाले से प्रॉमिस किया था, तो क्या सामान अभी भिजवाना है? इस पर जिया कहती है, अब जबकि बिजनेस हमारे हाथों में है तो सारे लो क्वालिटी वाले सामान तुम्हें उसके पास भिजवाने हैं। उन दोनों को बातें करता छोड़ जिंग वहां से चला जाता है और अकेले में जाकर बैठ जाता है और जिया के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे कि तभी वहां पर जिया आ जाती है और कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? देखो, अभी तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलना है। फिर वो दोनों साथ में शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं और जिंग के हाथ में एक बैग होता है। जिंग पूछता है, क्या तुमने ये सूट तुम्हारे फियांसे के लिए खरीदा है? तो जिया कहती है, क्या हुआ, क्या तुम जेलस हो रहे हो? फिर वो बताती है, नहीं, यह मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है और तुम्हें मुझे कल इसे पहन के दिखाना है। ये सुनने के बाद जिंग तो शौक हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तो बस एक बॉडीगार्ड हूँ और वैसे भी मैं इतने महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता। इस पर जिया कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम एक बॉडीगार्ड हो। फिर वह जिंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, लेकिन क्या हुआ, फिर भी तुम मेरे साथ चलोगे और इसे पहन के दिखाओगे। और वो दोनों होटल की तरफ चल पड़ते हैं। होटल रूम पहुंचने के बाद में जिया ग्लास में वाइन निकालती है और जिंग से कहती है, क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे? पर तभी इतने में जिंग दिखता है कि कोई जिया के ऊपर गन से टारगेट कर रहा होता है। तो वह तुरंत उसे बचाने के लिए उसे पीछे की ओर खींचता है और फिर यहाँ पर फायरिंग होने लग जाती है। जिंग जिया को पूरी तरह से कवर कर लेता है
और उसे प्रोटेक्ट करने लग जाता है। जिया यह देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो सोचने लगती है कि यह मुझे बचाने के लिए मेरे सामने आ गया और उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं किया, जबकि वह खुद भी बच सकता था। जिया उससे इस बारे में पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो जिया बस उसे देखती रह जाती है। फिर वो वापस से जिंग से पूछने लगती है, क्या यह सब तुमने मेरे लिए किया या फिर अपनी उस बहन के लिए जो आईसीयू में है, क्योंकि मैं उसके इलाज के लिए हेल्प कर रही हूँ। लेकिन इस पर जिंग कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि उसने ये सब कुछ बिना सोचे समझे किया था। उसे लगता है कि वो जिया से अट्रैक्ट हो चुका है। फिर जिंग जिया से कहने लगता है, जब से तुम बिजनेस ट्रिप के लिए निकली हो, तुम पर अटैक पे अटैक हुए जा रहे हैं। फिर वह जिया को झिझोड़ता है और कहता है कि जब तुम्हारे डैड तुम्हें हेड की पोजीशन के लिए एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं, तो आखिर तुम क्यों मरने के लिए तुली हुई हो? जिया कहने लगती है, मेरे डैड मुझे हटाकर अपने बेटों के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो फैमिली इंचार्ज हूँ। शायद इसलिए, क्योंकि मैं उनके बेटों के जितना लकी नहीं हूँ। यहाँ पर जिनको जिया की फिक्र होने लगती है कि उसकी लाइफ कितने खतरे में है। फिर इतने में उन्हें किसी के आने की आवाज़ आने लगती है। जिंग तुरंत गन निकाल लेता है। यहाँ पर असिस्टेंट होता है और वो जिया को बताने लगता है, बॉस आप पे यह अटैक उस क्लब के ओनर ने करवाया है जिससे आप थाईलैंड में मिलने गई थी। तो जिया कहती है, अच्छा, लगता है उस मिस्टर मैंग को मेरे हाथों मरने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। फिर वो जिंग की तरफ देखने लगती है और असिस्टेंट को जिंग के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर बुलाने के लिए बोलती है, जिस पर जिंग उसका हाथ पकड़कर उसे मना कर देता है। जिया असिस्टेंट को जाने के लिए बोलती है। असिस्टेंट के जाने के बाद में जिया जिंग से पूछती है, आखिर तुमने डॉक्टर बुलाने के लिए मना क्यों कर दिया? तो जिंग कहता है कि अभी हम यहीं पर हैं, तो यहाँ पर फिर ये सब करना सेफ नहीं होगा और मुझे तो बस छोटी सी स्क्रैच आई है, यह मैं खुद से ही ठीक कर लूँगा। जिया हमें सिर हिलाती है और कहती है, ठीक है, तो तुम अब ट्रीटमेंट कर लेना। और वो जिंग से कहती है कि कल हम लोग साथ में बाहर चलने वाले हैं, तो तुम वही सूट पहनना जो मैंने तुम्हारे लिए लाया था। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जिया का असिस्टेंट उससे पूछ रहा होता है, बॉस आप जिस बंदे के साथ बिजनेस डील करने के लिए जाने वाली हो, वो तो मिस्टर लू से मिलना चाहता है, लेकिन आपने तो मिस्टर लू को बुलाया ही नहीं। तभी इतने में वहां पर जिंग पहुंच जाता है। वह जिया का दिया हुआ सूट पहना हुआ था, जिसे देखकर जिया कहने लगती है, किसने कहा कि मैंने मिस्टर लू को नहीं बुलाया? तो फिर जिंग समझ जाता है, यानी कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा फियांसी बनने का प्रिटेंड करूं। फिर इसके बाद में जिंग जिया को अपने साथ लेकर जाती है उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए और उसके साथ वहां पर वो बोर्ड गेम खेलती है, फिर बिजनेस की डील करती है और काफ़ी अच्छा ऑफर रखती है और उसे एक दिन का टाइम देती है सोचने के लिए। फिर वापस होटल रूम में आने के बाद में जिंग अपना बाल संवार रहा था, तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और उसे देखने लगती है और उसके करीब जाती है। वो कहती है, तुम तो मुझे देखते ही नर्वस हो जाते हो। एक्चुअली मैंने बहुत ही अच्छा खाना ऑर्डर किया है और मैं सोच रही थी क्यों ना तुम भी मेरे साथ खाने के लिए चलो। तो जिंग कहने लगता है कि मुझे भूख नहीं लगी है, पर उसके पेट में तो इतने सारे चूहे दौड़ रहे होते हैं कि जिनकी आवाज़ बाहर तक आने लगती है। ये सुनकर जिया अपनी हंसी को मुश्किल से कंट्रोल करती है। फिर वो दोनों साथ में ही खाना खाने के लिए बैठते हैं। यहाँ पर जिंग तो जल्दी जल्दी खाना खा रहा होता है। तो जिया कहने लगती है, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें भूख नहीं है। तो जिंग कहता है, पहले नहीं थी, अब मुझे भूख लग रही है। इसे देखकर जिया खुश हो जाती है और वो खाना खाने लगती है। जिया को ऐसे सलीके से खाना खाते देख जिंग उसे देखने लग जाता है और उसे देखते ही रह जाता है और धीरे से उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन जिया ये सुन लेती है और जल्दी से उसके पास आ जाती है और कहने लगती है, तुम क्या कर रहे थे कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? फिर वो उसे टच करने लग जाती है और कहती है, देखो तुम्हारी हार्ट बीट तो कितनी ज़्यादा फास्ट हो गई। जिंग पूछने लगता है, तुम बस मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो ना? जिया कहती है, शुरू से ही। क्या तुम्हें अब पता चला?
इस पर जिंग उसे गोद में उठा लेता है और सोफे पर जाकर बैठा देता है और फिर अपनी टाई निकालने लगता है। इस पर जिया कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा वाइल्ड हो। लेकिन जिंग टाई से जिया के दोनों पैरों को बांध देता है और कहता है, जब तक तुम अपने फियांसे के साथ ब्रेकअप नहीं कर लेती ना, तब तक तुम मेरे पास मुझे सेड्यूस करने के लिए मत आना। तो जिया उससे पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? जिंग कहते हैं कि यही कि मैं कोई मिस्टेस नहीं बनना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जिया का असिस्टेंट उसे इस बारे में बता रहा होता है कि जिस बंदे के साथ वो बिजनेस डील करने के लिए गई थी, वो तो मान गया है, लेकिन उसने उसे डिनर पे इनवाइट किया है। तो जिया वहाँ पर जिंग को लेकर पहुँच जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करती है। तो फिर वो कहता है, मैं यह डील तो ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन असली मिस्टर लू से बात करके। लेकिन तभी वहाँ पर जिया का फियांसे लू पहुँच जाता है, जिसे देखकर जिया बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ लू को पता लग जाता है कि जिया ने यहाँ पर बिजनेस डील करवाने के लिए उसको बुलाने की बजाय यहाँ पर उसके बदले में किसी और को लेकर आई थी। फिर वो बॉस तो बड़ा ही खुश हो जाता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अब साइन हो चुका है और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लू जिया से पूछने लगता है कि यह लड़का कौन है। इस पर जिया बताती है कि यह मेरा बॉडीगार्ड है। जिंग लू के सामने यह चीज़ क्लियर कर रहा होता है कि वो सिर्फ फियांसी बनने का प्रिटेंड कर रहा था, तो वो मिस जिया को गलत ना समझे। इस पर लू जिया को अपने नज़दीक करता है और कहता है, मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरी फियांसी वो ऐसे गरीब बॉडीगार्ड के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाएगी। और इतना बोलकर वो अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है। तो जिया जल्दी से उसे दूर हो जाती है, पर यहाँ पर लू फिर से उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ, तो हम लोग अपने एंगेजमेंट की डेट फाइनलाइज कर लेते हैं। तो जिया कहती है, ठीक है, लेकिन मुझे छोड़ो। वो छोड़ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर जिंग जल्दी से आकर जिया को उसे छुड़ाने में हेल्प करता है और कहता है, आखिर मैं मिस जिया का बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं किसी को भी उन्हें हर्ट करने नहीं दूंगा, चाहे आप उनके फियांसे ही क्यों ना हो। इस पर लू कहता है कि तुमने मेरी फियांसी को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट किया है और इसलिए मैं तुम्हें अवार्ड देना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर उसे वो कार्ड फेंक कर देता है और फिर जिया को बताने लगता है कि मुझे अभी ज़रूरी बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है, तो मैं अभी जाता हूँ, हम लोग बाद में मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। यहाँ हम जिनको देखते हैं जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसे देखकर जिया कहने लगती है कि वो इसी किस्म का इंसान है। उसे हर चीज़ बस पैसों से कंट्रोल करने की आदत है, इसलिए तुम उसकी बातों को सीरियसली मत लेना। तो जिंग हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद हम लोग लू को देखते हैं, जो बाहर आने के बाद में अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो जिया के बॉडीगार्ड के बारे में पता करे। फिर आगे के सीन में हम देखते हैं जिया अपना काम कर रही होती है और जिंग उसे देखकर सोच रहा होता है कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मैं बस उसके फियांसे बनने का प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन आखिर अब यह चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अफेक्ट क्यों कर रही है। फिर उसके बाद वो दोनों वापस कंट्री आ जाते हैं और जिया यहाँ पर किसी से मिलने जा रही होती है और जिनसे कहती है कि तुम बाहर ही रहो और किसी को भी अंदर आने मत देना। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिया का भाई आ जाता है और जिंग उसे रोक देता है और उसे अंदर जाने नहीं देता। लेकिन जिया के डैड अपने बेटे को अंदर आने के लिए बोलते हैं, तो जिया बाहर आकर अपने भाई को अंदर आने के लिए बोल देती है। यहाँ पर जिनको जिया की फिक्र हो रही होती है, वो कहता है कि तुम संभल के रहना। तो जिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो। फिर वो अपने डैड और भाई के साथ ऑफिस रूम में आती है। यहाँ पर जिया का भाई वही अकाउंट बुक लेकर आया होता है और अपने डैड से कहने लगता है कि डैड देख लो, यह कैसे कंपनी में काम कर रही है। ये इतनी ज़्यादा केयरलेस है कि इसने अकाउंट बुक घुमा दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे काफ़ी सारे कनेक्शन हैं और यह मुझे मिल गया, नहीं तो हमारे कंपनी के सारे सीक्रेट लीक हो जाते। इस पर जिया के डैड जिया पर चिल्लाते हैं कि तुम ऐसे काम कर रही हो। इस पर जिया कहने लगती है, भाई आप तो कंपनी की चीज़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं होते थे और आपके इतने बड़े कनेक्शन हैं, तो कहीं आपका वो फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मैंग तो नहीं।
तभी वहाँ पर जिया के डैड उसके बातों को बीच में काट देते हैं और जिया से कहते हैं, पहले तुम यहाँ इस बारे में एक्सप्लेन करो कि अकाउंट बुक गुम कैसे हुई थी। इस पर जिया वो अकाउंट बुक ले लेती है और उसमें से एक पेज फाड़ देती है और कहती है, ये बुक कोई काम की नहीं है, यह तो बस नाम के लिए है। मैंने असली सारी इन्फॉर्मेशन तो अपने ड्राइव में सेंड कर चुकी हूँ। और वह उसका ड्राइव अपने डैड को देने लगती है। तो डैड कहते हैं कि फिर तो ये कितनी अच्छी बात है। जिया आगे कहती है कि इसके अंदर एविडेंस भी है जिससे यह प्रूव हो जाएगा कि मेरे भाई ने ही प्लानिंग करके इस अकाउंट बुक को चोरी किया था। और वो मन में सोचने लगती है, भाई तुम मुझे फंसा रहे थे ना, लेकिन अब तुम नहीं बचने वाले हो। यहाँ पर जिया के डैड जिया के भाई के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, क्या यह सब सच है? जिया का भाई कहने लगता है, डैड डैड आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, मैं कभी भी आपके खिलाफ काम नहीं कर सकता हूँ। इस पर जिया कहती है, लेकिन भाई मेरे पास आपकी तो रिकॉर्डिंग है, तो अब आप क्या एक्सप्लेन करोगे? फिर यहाँ पर उसका भाई सदमे में चला जाता है कि उसकी सारी पोल खुल गई और वो दम से नीचे बैठ जाता है। इसके बाद में उसके डैड उसे जोर से थप्पड़ लगाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि तुम आखिर ये सब काम करके अपने अंकल की तरह बनना चाहते हो, मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। इस पर जिया का भाई कहता है, डैड ये सब आपकी ही गलती है, आखिर क्यों आपने इसे फैमिली का इंचार्ज बना के रखा है और मुझे और मेरी मॉम को कुछ भी नहीं दिया। इस पर जिया के डैड चिल्लाते हैं, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, सेम अपनी मॉम की तरह, तुम लोग मुझे कभी समझ ही नहीं सकते हो। जाओ अब तुम अपने अंकल के पास जाओ, तुम्हें अपने अंकल के साथ ही मिलना है ना, तो ठीक है, जाओ तुम अपने अंकल का ही बेटा बन के रहो। यहाँ पर जिया का भाई कहने लगता है, डैड आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। इस पर जिया के डैड उसे चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हें मौका दिया गया था, तुम्हें फैमिली का हेड बनने के लिए खुद ही मेहनत करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें फाइट करना ही नहीं आता और तुमने ये शॉर्टकट चुना। इतना कहकर जिया के डैड गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, तो उसका भाई उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है कि ये सब तुमने ही किया है ना। तो यहाँ पर जिन जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और चिल्लाता है कि अब तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मेरे बॉस के साथ फाइट करो, और उसका हाथ मोड़ देता है। जिया और जिंग उसे वहीं पर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जब जिया और जिंग जब घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर तो जिया काफ़ी ड्रिंक कर चुकी होती है। जिंग उससे कहता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है? तो जिया कहती है, आखिरकार मैंने अपने रास्ते के कांटे को हटा ही दिया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो जिंग उससे कहने लगता है कि पहले तुम कुछ खा क्यों नहीं लेती हो? इस पर जिया उसे टच करने लग जाती है और कहती है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट करना है। जिंग उससे कहने लगता है कि आखिर तुम ये सब चीज़ें करने के लिए अपनी फियांसी को क्यों नहीं बुलाती हो? क्या तुम इस काम के लिए मुझे डबल बनाना चाहती हो? तो जिया कहने लगती है कि मुझे जेलेसी की स्मेल आ रही है। यहाँ पर तो जिंग मान लेता है कि हाँ, मैं जेलस हो रहा हूँ, आखिर तुम बार बार मुझे अपने फियांसे का स्टैंड इन बनाने की कोशिश क्यों करती रहती हो? देखो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, कोई मॉन्क नहीं हूँ जो अगर तुम मुझे सेड्यूस करोगी तो मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। और हाँ, मुझे मिस्टर बनने का कोई शौक नहीं है, तो अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो मुझे ऐसा सेड्यूस मत किया करो। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चला जाता है। उसके जाने के बाद में जिया सोचने लगती है, क्या मैं उसे सच में प्यार करने लगी हूँ? फिर वो याद करने लगती है कि कैसे उसने अपनी जान की परवाह किए बिना जिया की जान बचाया था। फिर वो तुरंत भागकर जाती है और उसे हक करते हुए रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जिन कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे ऐसा मजाक करने की जरूरत नहीं है। तो जिया कहती है कि मैं सीरियस हूँ। ये सुनते ही जिन को तसल्ली हो जाता है और वो उसकी तरफ मुड़ता है। जिया उससे कहने लगती है कि शायद मैं तुम्हें बहुत टाइम पहले से ही लाइक करने लगी थी, लेकिन मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था, और अभी जब तुमने मुझसे पूछा तो मुझे एहसास हो गया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे आज तक सभी ने सिर्फ यूज ही किया था, लेकिन तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया। इस पर जिन कहता है, मैं तुम्हें इसलिए प्रोटेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मुझे इसके पैसे भी मिलते हैं। अगर सिर्फ इस वजह से तुम मुझे लाइक करने का बोल रही हो तो फिर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जिया कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम सच में मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हो और मुझे यह साफ साफ दिखाई देता है, इसलिए मैं तुम्हें लाइक करने लग गई हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तो जिंग खुश होकर जल्दी से उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें प्यार भी करूंगा। इस पर जिया कहती है, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो तुम नहीं बचोगे।
और वो आगे कहती है, बस अब उस लोग को यहाँ पर वापस आ जाने दो, फिर मैं उसके साथ अपनी शादी कैंसिल कर दूंगी। वैसे भी हमारी बस अरेंज मैरिज होने वाली थी और हमारे बीच में तो कोई फीलिंग भी नहीं है, तो वो तुरंत ही मान जाएगा। फिर इतने में जिया को उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वह बताने लगता है, बॉस मैंने मिस्टर जिन की सिस्टर के लिए जो बात किया था, तो ब्लैक मार्केट से एक हार्ट का इंतजाम हो गया है। चूँकि अब मिस्टर जिन की सिस्टर की कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब है, तो वो और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती है। तो जिया कहती है, फिर कल ही हम उसकी सर्जरी करवाएंगे, तो तुम इस चीज़ का खुद ही ध्यान रखो और हार्ट को यहाँ पर लेकर आओ। यहाँ पर जिन को जब इस बारे में पता चलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब उसकी सिस्टर के लिए हार्ट मिल गया है। जिया कहने लगती है कि पहले तो मैं 2 हार्ट का इंतज़ाम करने वाली थी, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और एक प्लान बी भी हो, पर दूसरे हार्ट का इंतज़ाम नहीं हो पाया। तो जिन कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम्हारा थैंक यू। तो जिया कहती है, इतनी जल्दी नहीं, एक बार सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए, फिर बोल देना थैंक यू। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि जिन अपने सिस्टर के पास ही बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है कि बस आज तुम्हारा हार्ट लग जाएगा और फिर तुम ठीक हो जाओगी। ये सब जिया देख रही होती है और वो सोचने लग जाती है कि इसकी कितनी अच्छी फैमिली है। फिर वो कहती है कि अगर उसकी सिस्टर की जगह मैं यहाँ पर होती तो मेरी फैमिली तो मेरी कोई केयर ही नहीं करते और उल्टा वो लोग तो पार्टी भी कर रहे होते। फिर जिया सोचने लगती है कि वैसे हार्ट को आने में इतना देर क्यों लग रहा है। फिर इतने में असिस्टेंट वहाँ पर पहुँच जाता है, जो बिल्कुल अस्त व्यस्त हालत में रहता है। जिया उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर ऐसी हालत में क्यों आए हो। असिस्टेंट बताने लगता है, बॉस रास्ते में जब हम हार्ट को यहाँ पर लेकर आ रहे थे, तो कुछ गुंडों ने वहाँ पर अटैक कर लिया और हार्ट को अपने साथ लेकर चले गए। ये सुनकर जिंग बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाता है और वो असिस्टेंट का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अगर हार्ट अभी नहीं मिलेगा तो उसकी बहन का क्या होगा, क्योंकि अभी उसकी सर्जरी होने वाली थी। जिया उसे शांत कराती है और असिस्टेंट को उससे छुड़वाती है। वह कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल करती हूँ। यहाँ पर जिया को पता लग जाता है कि इसके पीछे जरूर लू का हाथ है, तो वो लू से बात करने के लिए जाती है। उनके जाने के बाद जिंग को उसके अपने पुराने हिट की कॉल आती है, जो ब्यूरो ज्वाइन करने के लिए जिंग को वापस बुला रहे होते हैं। इस पर जिंग बताने लगता है कि मेरी बहन की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं अभी नहीं आ सकता। तो हेड कहने लगता है, यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं, तुम जब भी ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो, और कॉल रख देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया की कार बीच में ही खराब हो जाती है, तो वो एक लड़के की बाइक रोकती है और उसे काफ़ी सारे पैसे ऑफर करके उसकी बाइक लेकर चली जाती है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट और वह लड़का जिया को बस देखते रह जाते हैं। फिर जिया अपने फियांसे लू से मिलने पहुंच जाती है। जैसे ही लू बाहर आता है, जिया उसका कॉलर पकड़ लेती है। वह कहती है, क्या उसी ने हाथ लिया है। इस पर लू बहाना बनाने लगता है, तुम क्या कर रही हो। जिया कहती है, आखिर तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। इस पर लू स्माइल करने लग जाता है। असल में उनकी शादी बिजनेस मैरिज थी और उनके बीच कोई फीलिंग्स नहीं थी। वे बस कपल होने का प्रिटेंड करने वाले थे। लेकिन यहाँ पर लू उसे हार्ट की धमकी देकर रिलेशन बढ़ाने का बोलता है और यहाँ जिया को न चाहते हुए भी मानना पड़ता है। वो उसके कपड़े को टच करता है। जिया उसका हाथ रोक देती है और कहती है कि पहले हार्ट को वापस हॉस्पिटल पहुंचाओ। वह ऑर्डर दे देता है। फिर लू फिर से कंटिन्यू करने लग जाता है। जिया मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं। तभी लू का फोन बजता है, लेकिन लू ध्यान नहीं देता। इस पर जिया नाटक करती है। वह कहती है कि पहले कॉल उठा लो, मैं नहीं चाहती बाद में हमें कोई डिस्टर्ब करे। तो लू कॉल उठाता है। यहाँ तो जिया का मन कर रहा था कि वो उस लू को जान से ही मार डाले। लू को पता चलता है कि उसकी दादी गिर गई है। वह जिया को बताकर तुरंत वहां से निकल जाता है। इसके बाद जिया जैसे ही हॉस्पिटल में जिन के पास पहुंचती है, तो वो उसे देखकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारे बिना अब 1 मिनट भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। जिया मुस्कुराती है और कहती है, अब मैं आ गई हूँ ना। और तभी वह बेहोश हो जाती है। इसे देखकर जिंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही डॉक्टर को बुलाता है। जब जिया को होश आता है तो वो पूछती है उसे क्या हुआ है। तो जिंग उसे बताता है कि कुछ नहीं हुआ है, बस डॉक्टर ने कहा तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। फिर जिया उससे पूछती है कि तुम्हारी बहन की सर्जरी का क्या हुआ। तो जिंग बताने लगता है, हार्ट ट्रांसप्लांट करते वक्त वो हार्ट मेरी बहन से मैच नहीं हो पाया और रिजेक्ट हो गया।
इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि अभी मेरी बहन को आईसीयू में ही रखना पड़ेगा। जिया कहने लगती है कि ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया होता तो ये सारी प्रॉब्लम आती ही नहीं। वो खुद को ब्लेम करने लग जाती है। जिंगू से समझाता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो पूरी कोशिश किया था, तो तुम खुद को ब्लेम मत करो। और वो आगे कहता है कि असिस्टेंट तुम्हारे लिए कुछ लाने गया है, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। इस पर जिया कहती है, तुम मुझे अपने हाथों से खिलाना। इसके लिए जिंग मान जाता है। इसके बाद जिया कहती है, मुझे तुम्हें किस करना है। जिंग कहता है, ठीक है, करना है तो कर लो। और फिर वो अपना गाल आगे करता है। जिया उसे जैसे ही गाल पे किस करने जाती है तो वो उसे लिप्स पे किस कर लेता है। तो जिया शॉक हो जाती है। वो कहती है, क्या तुमने बहुत लोगों को किस किया है? तो वो कहते हैं, नहीं, सिर्फ तुम्हें ही किया है। जिया शर्मा जाती है और लू मुस्कुराने लगता है। इसके बाद में वो पूछता है, वैसे वो लू तो तुम्हारा फियांसी है ना, तो फिर तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ये सब क्यों कर रहा है? जिया बताती है कि मुझे पहले लगा था कि वो तो बस फैमिली की वजह से मजबूरी में मुझसे शादी कर रहा है, पर अब तो वो मुझे पाने की कोशिश करना चाह रहा है और साथ ही साथ वो मेरी फैमिली का भी फायदा उठाना चाहता है। मुझे यकीन था कि मैं इस शादी से आसानी से पीछा छुड़ा लूंगी, लेकिन ये लू इसे हार्ड बना रहा है। इस पर जिन कहने लगता है कि फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों साथ में मिलकर फाइट करेंगे। इस पर जिया उसे हक करती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब तुम मेरे पास हो। और वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि इतने में वहाँ पास असिस्टेंट पहुँच जाता है और जिया को बताने लगता है कि कल उसके डैड की मिस्टेस की बर्थडे पार्टी है, तो जिया को भी बुलाया गया है। इसके बाद जिया पार्टी में पहुँच जाती है। यहाँ पर जिया की मॉम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके डैड अपने मिस्टेस और अपने उन दोनों बच्चों के साथ में बातें करने में लगे होते हैं। जिया अपने मॉम का हाथ थामती है और कहती है, बस आप एक अच्छे से शो का इंतजार करो। तभी वहाँ पर जिया के डैड के एक बेटे की न्यूज़ स्क्रीन पर चलने लगती है और सभी के सामने उनकी बेइज्जती हो जाती है। घर आकर जिया के डैड ऊपर खूब चिल्लाते हैं और यह देखकर जिया की मॉम को बहुत ही खुशी मिलती है। पार्टी का पूरा मजा लेने के बाद में जिया जिनके साथ में पार्टी से घर आ जाती है और उसने रूम को पूरा डेकोरेट करवाया होता है। यहाँ पर वो जिंग के साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन जिंग उसे मना कर देता है। इधर दूसरी ओर जिया का भाई उसके फियांसे लू के साथ मिल जाता है और वो लोग प्रोजेक्ट के लिए साथ में हाथ मिलाते हैं। अगली सुबह वो दोनों साथ में ही होते हैं। तभी इतने में जिया को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। तो जिया जिंग से कहती है कि चलो मुझे मेरी मॉम के घर लेकर चलो। फिर वो लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, जिंग पूछने लगता है, आंटी ने तुम्हें क्यों बुलाया होगा? इस पर जिया पूछने लगती है, क्या पता, उन्होंने जब भी मुझे बुलाया है तो मेरे भाई की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। अब वो ही जान सकती है। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। फिर वो जैसे ही अंदर आती है, उसकी माँ उसे डांटने लग जाती है। वह कहती है, तुम्हारा फियांसे लू दूसरी लड़कियों के साथ में एंजॉय कर रहा है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता और तुम्हें तो कोई पड़ी ही नहीं है। तो फिर जिया अपनी मॉम को बता देती है कि मॉम, वैसे भी हम दोनों की अरेंज मैरिज है और हमारे बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, तो वो क्या कर रहा है और क्या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं उसके साथ अपनी शादी तोड़ने वाली हूँ। इस बात पर जिया की माँ बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वह कहती है, लू के साथ शादी करने पर उसे कितना फायदा होता, तुम सब पर बात करने पर तुली हुई हो। इस पर जिया और उसकी मॉम के बीच में बहुत ही ज़्यादा बहस होने लग जाता है और वो अपनी मॉम से झगड़ा करके वहाँ से गुस्से में बाहर निकल जाती है, जिसे जिंग सुन लेते हैं। तो जिया उसे बताने लगती है कि मेरी मॉम और मेरे बीच में हमेशा से ऐसा ही रिश्ता रहा है, उन्होंने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। फिर वो दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं और जिया इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर ये लू करना क्या चाहता है, आखिर क्यों वो मेरे दुश्मन भाई के साथ मिला हुआ है। कि तभी इतने में उसके पास फियांसी लू की कॉल भी आ जाती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो फिर जिया जिनसे कहती है कि लू के घर पर ले चलो। इसके बाद जिया लू से मिलने के लिए उसके घर पे आ जाती है और वो दोनों साथ में चेस खेलने लगते हैं। तो जिया कहती है कि तुमने मुझे यह गेम खेलने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। लू उसके साथ डिस्कस करने लगता है। वो कहता है
कि अगर उन दोनों की शादी होगी तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिया को ही होगा और वह शादी के बाद में भी जिंग को अपना बॉडीगार्ड बना के रख सकती है। जिया कहती है, क्या तुम्हें यह डर नहीं है कि मैं जिंग के साथ वो सब कुछ कर चुकी होंगी? तो लू कहता है, क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी सबके सामने तो तुम मेरे साथ ही रहोगी ना, और हम दोनों कपल बनकर रहेंगे। तभी जिया ये गेम जीत जाती है और कहती है कि मैं अभी भी जीत गई हूँ और आखिर में मैं ही जीतूंगी। तो लू कहने लगता है कि उस बॉडीगार्ड के लिए तुम मुझसे पंगा मत लेना। इस पर जिया कहती है कि वो हम बाद में देख लेंगे, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चेस बोर्ड फेंक देता है। फिर जिया बाहर निकलकर जैसे ही जिंग के पास आती है तो वो कहने लगता है, लू ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तो जिया कहती है कि वो और मेरा भाई मिलके क्या प्लानिंग कर रहे हैं, तुम इस बारे में पता लगाओ। इससे पहले कि वो मेरे खिलाफ कुछ करे, उससे पहले मुझे उन लोगों को रोकना ही होगा। इसके बाद जिंग तुरंत ही असिस्टेंट को कॉल करता है और इसके बाद वो तीनों साथ में इस बारे में छानबीन करने लग जाते हैं। और आखिरकार इतना मेहनत करने के बाद उन लोगों को सारे एविडेंस मिल जाते हैं। असिस्टेंट सारे एविडेंस मेज पर रख देता है। जिनको इतना थका हुआ देखकर जिया उससे कहने लगती है कि तुमने कितना मेहनत किया। इस पर जिंग कहता है, तो फिर मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो जिया उसे किस कर देती है और कहती है, यह तो बस डिपॉजिट है, गेम खत्म होने के बाद में तुम्हें बड़ा सा गिफ्ट मिलेगा। आगे का सीन रिबन सेरेमनी का होता है। यहाँ पर वो लोग जैसे ही रिबन काटने वाले होते हैं वैसे ही वहाँ पर रिपोर्टर्स पहुँच जाते हैं और वो लोग जिया के भाई के इलीगल कामों के बारे में सवाल करने लग जाते हैं। उसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और वो लोग जिया के भाई को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। इस बात पर जिया के डैड को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। जिया उसके पास आकर उससे पूछने लगती है, डैड आप ठीक हो ना? इस पर जिया के डैड कहने लगते हैं कि तुम ही ने ये सब किया है ना, तुम ज़्यादा ही कठोर बढ़ रही हो। इस पर जिया कहती है, आपका क्या मतलब? उसके डैड कहते हैं, मुझे सब पता है, तुम ही ने ये सब किया है, लेकिन तुम्हारे भाई को जेल भिजवाने की क्या जरूरत है? इस पर जिया कहती है, डैड ये तो आपने ही मुझे सिखाया था ना, वैसे भी मेरा भाई अपने किए की सजा भुगत रहा है। अपने डैड को इतना बोलकर जिया स्टेज पर चली जाती है और वो सब लोगों के सामने अपने एंगेजमेंट कैंसिल करती है। उसके डैड उस पर चिल्लाते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो? फिर जिया बताने लगती है कि इन सब चीज़ों में मेरा भाई अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ मेरा फियांसी लू भी शामिल है, और लू इस प्रोजेक्ट के बहाने हमारी फैमिली पर कंट्रोल करना चाहता है। और यहाँ पर जिया के डैड को मानना पड़ता है और वो सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि जिया और लू की शादी कैंसिल हो गई है। इसके बाद उन्हें वहाँ से ले जाया जाता है। यहाँ पर जिया बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और जिया को कहने लगता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे शादी करने के बाद में सबसे ज़्यादा फायदा तुम्हें ही होता। तभी जिया का साथ देने के लिए वहाँ पर जिंग आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम इसमें सूजी का फायदा नहीं देख रहे थे, बस अपना फायदा देख रहे थे और तुम उसे कैद बनाकर रखना चाहते थे। तभी लू को कॉल आती है कि उसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में जिया अपने डैड के बारे में याद करती है। जब वो जिया को बोल रहे थे कि तुम फैमिली हेड बनने के लिए इतना आगे निकल गई कि तुम इंसानियत ही भूल गई। वह जिंग से पूछती है, क्या क्या मैं बुरी हूँ? क्या तुम्हें लगता है मैंने गलत किया? इस पर जिंग उसे समझाता है, तुमने जो भी किया तुमने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ते। और वो जिया को गले लगा लेता है। जिया जिनकी बाहों में थोड़ा सा सुकून का एहसास करने लग जाती है कि तभी जिया को कॉल आता है कि उसके डैड की सर्जरी होने वाली है। जिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जिया के डैड कहते हैं कि अब ये सब तुम्हारा ही है, अब तुम फैमिली की हेड बन गई हो, इतना सब करके तुम खुशी होगी। इस पर जिया कहती है कि मैंने तो कभी चाहा ही नहीं था कि मैं फैमिली हेड बनूं। मैं तो हमेशा से सिर्फ सबके प्यार चाहती थी, जिसमें वो लोग बिना फायदा के मुझसे प्यार करे। लेकिन फैमिली के नियम की वजह से मुझे इसमें कूदना पड़ा और खुद के भाइयों के साथ ही फाइट करना पड़ा। ये सब सुनने के बाद में भी जिया के डैड थोड़ा सा भी नहीं पिघलते। वो कहते हैं कि पैसे
और पावर से इन फालतू की फीलिंग को भी पूरा किया जा सकता है। और वो जिया को कुछ काम निपटाने के लिए बोलते हैं जिससे वो और उसकी फैमिली सेफ रहे। अपने डैड के काम को पूरा करने के लिए जिया अपने डैड के फैमिली फ्रेंड वेई से मिलने जाती है, जो चाहते हैं कि जिया उसके बेटे से शादी करे। इस पर जिया कहती है ठीक है, मैं अपने डैड से बात करूंगी। फिर वो वहां से चली जाती है। यहाँ पर जिंग जेलस हो रहा होता है। वो गुस्से में गाड़ी रोक देता है और जिया को किस करने लगता है। वो पूछता है क्या तुम सच में उसके साथ वेडिंग फोटो लगी। इस पर जिया उसे कार के अंदर ले लेती है और उसका हाथ बांध देती है और उसे किस करने लगती है और जिंग को चिढ़ाने लगती है। सिर्फ फोटो ही नहीं लूंगी, मैं तो उसके साथ शादी भी करूंगी। फिर तुम्हारे पास जेलस होने के लिए समय ही समय होगा। असल में जिया का प्लान होता है कि वो लुओ फैमिली और वेई फैमिली के बीच दुश्मनी को और बढ़ाना चाहती है और वो इस काम में जिंग को साथ देने बोलती है, लेकिन जिंग इसके खिलाफ था। वो कहता है जो तुम नहीं करना चाहती हो उसे मत करो और वो वहां से चला जाता है। वहां से निकलने के बाद में जिंग अपने हेड से मिलने पहुंच जाता है और वो ब्यूरो ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। हेड उसे इम्पोर्टेंट टास्क देते हैं। अगली सुबह जब जिया नीचे आती है तो वो देखती है कि जिंग तो वहीं पर बैठा था। वह कहती है तुम तो यहाँ से चले गए थे ना। इस पर जिंग कहता है मैंने कब बोला था कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। वह जिया को पकड़ लेता है और वह कहता है मैं तुम्हें खतरे में नहीं देखना चाहता हूँ। इस पर जिया कहती है अगर तुम मेरे काम को डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहते हो तो मुझे फ्राइडल सॉफ्ट लेकर चलो। रास्ते में जिंग चुपचाप कार चला रहा था। जिया उसे परेशान करने लगती है और उसे टच करने लगती है। जिंग कार रोक देता है और उसे किस करता है। जिया कहती है जिंग पागल मत बनो, जब तुम्हें पता है कि ये सब प्लानिंग है तो तुम जेलस क्यों हो रहे हो। जिंग नहीं मानता। तभी जिया को लुओ का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है। आगे का सीन ब्राइडल शॉप को होता है जहाँ जिया वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और वो जिंग से कहती है कि हमारी शादी में मैं ऐसे ही ड्रेस पहनूंगी। उसके बाद वो कहती है कि चलो काम हो गया, अब हम चलते हैं। जिंग कहता है लेकिन वही तो आने वाला है ना। तो जिया कहती है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो फिर हम प्लान को आगे कैसे बढ़ाएंगे। जैसे ही वो लोग वहां से जाने वाले होते हैं वहां पर वेई अंदर आ जाता है। जिया उससे कहती है सॉरी, अंकल वेई ने मुझे कॉल किया है तो मुझे जाना होगा। यहाँ पर जिया और वेई को देखकर जिंग अपने गुस्से को मुश्किल से कंट्रोल करता है। आगे जिया लुओ से मिलने पहुंच जाती है। वह कहता है क्या तुम सच में वेई से शादी करोगी। इस पर जिया कहती है अब भला मैं कर भी क्या सकती हूँ, अगर शादी नहीं करूंगी तो वो मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। लुओ कहता है कि तुम उसे शादी मत करो और मेरी फैमिली में आ जाओ। जिया मन में सोचती है ये तो जाल में फंस गया। वह मान जाती है। यहाँ लुओ का बेटा जिया को बाहर छोड़ने जाता है। इस पर तो जिंग जल भुन जाता है, जिसे देखकर जिया मुस्कुराती है। इसके बाद वे लोग अपने जगह पर पहुंचते हैं तो जिया जैसे ही बाहर निकलती है जिंग के पास हेड का मैसेज आता है। जिया पूछती है कौन है, लेकिन जिंग छुपा देता है और वो वहां से चला जाता है। इससे जिया को शक होता है। वह कहती है बेहतर है तुम मुझसे झूठ मत बोलना। आगे हम देखते हैं कि जिया और असिस्टेंट कमांडर इन चीफ से मिलने जाते हैं। यहाँ पर जिया उसके साथ में डील भी करती है। इसके बाद में वो लोग जैसे ही घर को जा रहे होते हैं जिया के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जिया को किडनैप कर लिया जाता है। इस समय जिंग कॉल पर ही होता है और ये सुनकर वो घबरा जाता है और सीधा कमांडर इन चीफ के पास पहुंच जाता है और वो उसे अपना पता बता देता है। कमांडर इन चीफ जिया को ढूंढने में जिंग की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। जिया को किडनैप करने वाला लुओ था। वो कहता है तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी जिंग वहां पर पहुंच जाता है और उसे मार देता है और जिया को अपने साथ ले जाता है। घर आने के बाद में जिंग जिया पर गुस्सा था। वो उसे मनाने लगती है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जिया जब घर आती है तो उसकी माँ उसे बड़े ही प्यार से कहती है कि अब तुम फैमिली हेड बनने जा रही हो तो अपने भाई के बारे में भी सोचो। जिया मना कर देती है कि मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी। वो जिया को इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है और उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। जिया कहती है आखिर तुम अपने बेटे से इतना ही प्यार करती हो तो तुमने मुझे पैदा ही क्यों किया। यहाँ पर जिया की माँ के मुंह से गुस्से में सच बाहर निकल जाता है।
कि जिया उनकी बेटी नहीं है। वो बताती हैं कि जिया उसके गैम्बलर भाई के वन नाइट स्टैंड की पैदाइश है। वो सिर्फ कॉलेज में थी जब जिया उस छोटी सी बच्ची को उसने अपने पास रख लिया, जिसका फायदा उसके डैड ने उठाया और उसे जिया के जान के बदले चेंग फैमिली में शादी करनी पड़ी और वो इस फैमिली में फंस कर रह गई। वो इन सब का दोष जिया को देती है। यहाँ जिया सब समझ जाती है कि उन्होंने हमेशा जिया को पराया समझा। वो अपनी माँ से कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो अपना बर्थ चूज ही नहीं कर सकती थी ना। और जब आप यह अच्छे से जानती है कि बेटों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने पर कितने लोग बर्बाद होते हैं, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया और हमारे रिश्ते में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दिया और हमारे रिश्ते को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। वो आगे कहती है, मैं हमेशा आपकी देखभाल करूंगी जैसे मैंने वादा किया था। शायद इतना आपके किए एहसान को चुकाने के लिए काफ़ी होगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। जिया को यहाँ बहुत बड़ा झटका लगा होता है। वो लगभग सदमे में होती है। जिंग जिया को संभालता है। वो कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना। जिंग उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद जिया हॉस्पिटल पहुँचती है। उसके डैड कहते हैं, तुम मुझसे नफरत करती होगी। इस पर जिया कहती है, मुझे लगा था कि आप मेरे डैड हो तो मुझे आपसे शिकायत रहती थी, लेकिन मैं तो आपकी बेटी ही नहीं हूँ, तो फिर मेरे पास नफरत करने की कोई वजह ही नहीं है। इस पर उसके डैड कहते हैं, तो अब तुम मुझे अच्छे से समझ पाओगी। जिया कहती है, चूंकि मैं आपकी बेटी नहीं थी तो आपने मुझे बहुत बार खतरे में डाला, तो इसके बदले मैं फैमिली हेड बनना चाहती हूँ, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। इस पर जिया के डैड कुछ नहीं बोलते और वो जिया को अपने नाजायज बेटे से मिलवाते हैं। उससे मिलने के बाद में जिया बाहर निकल जाती है। उसके पीछे पीछे जिया का सौतेला भाई भी आता है। वह जिया से कहता है, डोंट वरी, इस पोजीशन के लिए मैं तुमसे फाइट नहीं करूँगा। उसकी बातों पर जिया को यकीन नहीं होता। वह कहता है, तुम मानो या ना मानो, मैं यहाँ किसी दूसरे काम के लिए आया हूँ। जिया उसके बातों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है और वो जिंग को कुछ काम करने के लिए देती है। आगे की सीन में हम देखते हैं जिया का वो नया भाई उनसे मिलने उनके घर आया होता है, जिसे देखकर जिया का भाई चौंक जाता है। वह कहता है, हैं, तुम भी हमारे डैड के बेटे हो? इस पर जिया उसे बताती है कि ये हमारा फिफ्थ ब्रदर है। तभी वहाँ पर जिया के डैड आ जाते हैं और वो सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद में उसका वो बेटा हेड पोजीशन को संभालेगा। इस पर जिया की मॉम उसे समझाती है कि वो एक बार इसे ज़रूर सोचे। वो अभी सिर्फ ग्रेजुएशन में है, वो नया है, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो अपने इस फैसले के बारे में एक बार ज़रूर सोचे। इस पर जिया के डैड गुस्सा हो जाते हैं। वह कहते हैं, एक बार जो मैंने फैसला कर लिया उसे मैं वापस नहीं लूँगा। जिया वहाँ से जाने लगती है। उसके पीछे पीछे उसका वो भाई भी आता है। वो कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिया कहती है, अच्छा ऐसा क्या? फिर वो उसे सब बता देती है कि उसकी मॉम को जिया के डैड ने ही मरवाया था। इससे उसके भाई को गुस्सा आता है। वह कहता है, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। आगे का सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ उसका बेटा अपने डैड को जहर दे देता है और वो अपना असली रंग दिखाता है। वो यहाँ पर अपनी मॉम का बदला लेने आया था। वो कहता है कि वो फैमिली के लिए नहीं, बल्कि फैमिली के इस प्रॉपर्टी के लिए आया है और वो उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में जिया और जिंग वहाँ पर पहुँचते हैं और इसमें जिया फंस जाती है और पुलिस उसे वहाँ से ले जाती है। यहाँ पर जिंग देखता है कि जिया के पर्स में जिया के डैड ने कुछ नोट्स छोड़ा था। वो उसे चुपचाप अपने पास रख लेता है। जिया यहाँ पर सोचने लग जाती है कि उसने कहाँ पर गलती कर दी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है। वो उससे अपने डैड के बारे में पूछने लगती है, तो वो बताता है कि उसकी डैड की डेथ हो गई है और यहाँ पर जिया को उसके डैड के फ्यूनरल के लिए जाने दिया जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जिया का वो भाई फ्यूनरल के टाइम पर वो यहाँ पर हेड बनने के लिए अनाउंसमेंट करने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने डैड की झूठी वसीयत भी बना के रखी होती है। कि तभी वहाँ पर जिया अपने डैड की असली वसीयत लेकर पहुँच जाती है, जिसे जिया के डैड ने अपने खून से लिखा था। उन्हें लास्ट में अपनी गलती का एहसास हुआ था
और उन्होंने जिया की आखिरी बार मदद की थी। जिया कहने लगती है कि फैमिली का हेड तुम नहीं बल्कि मैं ही बनूंगी। इस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है और वो जिया को मारने के लिए चाकू लेकर आगे बढ़ता है। पर तभी इतने में वहाँ पर जिंग की एंट्री होती है। वो यहाँ पर अपने सारे ऑफिसर को लेकर आया होता है और वो अपनी आईडी दिखाते हुए कहने लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर है और वो यहाँ पर उसे अरेस्ट करने के लिए आया है। यहाँ पर जिया शॉक हो जाती है और जिंग से पूछने लगती है कि आखिर तुमने वापस से कब ज्वाइन किया। तो जिंग कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर जिया सामने जाती है और अपने सभी फैमिली के सामने अनाउंसमेंट करने लगती है कि अब वो इस फैमिली की हेड बन चुकी है। जिया अपनी मॉम को देखती है जो मुस्कुरा रही होती है और सभी लोग उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं और आखिरकार में जिया फैमिली की हेड बन चुकी होती है। आगे हम देखते हैं जिंग न्यूज़ पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि चेन ग्रुप की लेडी बॉस जिया ऑफिसर जिंग से शादी करने वाली है जो उनका वफादार बॉडीगार्ड था। जिसे पढ़कर जिंग कहने लगता है भला ऐसे न्यूज़ कौन छापता है। इस पर जिया कहती है मैंने ही छपवाए हैं, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। जिंग कुछ नहीं बोल पाता और वो यहाँ पर जिया को ही देखने लग जाता है। जिया ने वही वेडिंग ड्रेस पहनी होती है। इसके बाद जिया जिंग के करीब आती है और जिंग से पूछती है तो अब बताओ क्या तुम्हें जिंदगी भर मेरा वफादार बन के रहना मंजूर है। इस पर जिंग कहता है यंग मैडम आपके साथ रहना तो मेरी खुशकिस्मती होगी। और वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फाइनली यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।